मैं दीपक कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल पर। हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रखी है, जिसमें आज जो आपका सेट है वो कौन सा है? दूसरा सेट है। तो दूसरा सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बोलते हैं या सौर मंडल। तो सौर मंडल बोलते हैं इसे। अब जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? तो बृहस्पति है साइज में। ठीक भैया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का कौन सा नंबर है, मंगल का कौन सा नंबर है, शनि का कौन सा नंबर है, जब हम इन सबकी बात करते हैं, अगर हम बात करें साइज के हिसाब से कि जो इनका आकार है, जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनका जो आकार है वो कौन कौन से कितने कितने नंबर पर है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है, बृहस्पति। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो शनि है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो आपका अरुण है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? आपका वरुण है। पांचवें नंबर पर आपकी पृथ्वी है। छठे नंबर पर आपका शुक्र है। और सातवें नंबर पर आपका मंगल है। और आठवें नंबर पर आपका बुध है। ये क्या सीक्वेंस है? तो इनका साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से जो क्रम है वो ये है। इससे लास्ट क्लास में हमने सूर्य की दूरी के अनुसार जो क्रम है वो आपको बता दिया था, इससे लास्ट क्लास में। तो अगर हम बात करें सौर मंडल की तो इसमें टोटल कितने ग्रह हैं? आपके 8 ग्रह हैं। ठीक भैया। अगर हम बात करें कि सबसे बड़े तो ये हैं, लेकिन सबसे अगर हम बात करें इसके बाद आपके घनत्व के आधार पर, तो जो घनत्व के आधार पर इनका जो क्रम है वो घनत्व के आधार पर क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो आता है वो कौन सी आती है? आपकी पृथ्वी आती है। ठीक भैया। दूसरे नंबर पर जो है वो आपका क्या है? तो बुध है। दूसरे नंबर पर बुध। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपका क्या है? शुक्र है। चौथे पर जो आता है वो आपका क्या है? तो शनि है। सॉरी, चौथे पर आपका आता है मंगल। चौथे पर कौन सा आता है? तो मंगल आता है। पांचवें की जब हम बात करते हैं तो आपका वरुण है। छठे पर आपका बृहस्पति है। सातवें पर आपका अरुण है। और आठवें पर आपका शनि है। तो सबसे हल्का जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि है। इसलिए बोला जाता है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे अगर समुद्र में फेंका जाए तो वो डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा समुद्र में भी। ठीक है। तो शनि सबसे हल्का ग्रह है। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। मतलब घनत्व के आधार पर ठोस जो है वो सबसे ज्यादा कौन है? पृथ्वी है। और सबसे जो कम ठोस है, जो केवल फुलाव में ज्यादा है, तो वो कौन सा है? आपका शनि है। लेकिन अगर हम बात करें इनमें, जो बृहस्पति है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वर्तमान में। इसके जो उपग्रह हैं वर्तमान में वो कौन से हैं? कितने हैं? तो 92 है। सबसे ज्यादा उपग्रह अगर हम वर्तमान में बात करें पूरे सौर मंडल में किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं। कितने हैं? 92 है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है। और उसका नाम क्या है? तो गैनीमेड है।
सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, जिसका नाम क्या है, गैनीमेड है। ठीक है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के कितने हैं, तो पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है, जिसे आप चांद मामा के नाम से जानते हैं, चंदा मामा के नाम से। अगर हम बात करें आपके मंगल की, तो मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस के नाम से जानते होगे आप। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं, तो किसके नहीं है, बुध के नहीं है, और किसके नहीं है बुध के अलावा, तो शुक्र के भी एक भी उपग्रह नहीं है। इनके कोई उपग्रह नहीं है और इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तो दोनों में से किसी का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो पहले नंबर पर बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है उपग्रह में, तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो अरुण है और फिर वरुण है। ठीक भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विषुव शब्द किसका घोतक है, मतलब विषुव शब्द का अर्थ क्या है, या विषुव जो एक प्रक्रिया होती है वो निम्नलिखित में से कौन से में होती है। तो पहला जो ऑप्शन है, वो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब अगर ये सन है, अगर ये सन है तो पृथ्वी इसके चारों तरफ जो घूम रही है, जिस पथ पर घूम रही है, क्या वो विषुव है। पृथ्वी का अक्ष जिसके चारों ओर वह घूमती है, ये अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका पृथ्वी का एक्सिस है, अक्ष है, यदि इसके चारों तरफ जो अर्थ घूम रही है, जिससे दिन और रात हो रहे हैं, क्या वो विषुव है। तीसरा ऑप्शन कहता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, जब दिन 12 घंटे का हो और रात 12 घंटे की हो, तो क्या वो विषुव है। चौथा कहता है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो क्या तब विषुव की स्थिति बनती है। चलो अगर हम बात करें इनमें से कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो विषुव होता क्या है कि जब उत्तरी गोलार्ध, भाई जब दिन और रात क्या हो, बराबर हो। जब दिन और रात बराबर हो तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, विषुव, या फिर इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स, या फिर क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। ठीक भैया। ये जो इक्विनॉक्स है, ये स्पेशली 2 तरह के होते हैं। स्पेशली कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। एक क्या होता है, एक होता है शरद, एक होता है शरद विषुव, और एक होता है वसंत विषुव। एक क्या होता है, एक होता है वसंत विषुव। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों तारीखों को क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन ये दोनों तारीख हैं कौन कौन सी, तो जब हम शरद विषुव की बात करते हैं तो ये कौन सी तारीख को होता है, 21 मार्च को होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वसंत विषुव की, तो ये कब होता है, ये होता है आपका 23 सितंबर को। कब होता है, 23 सितंबर को। इसके अलावा 2 चीज और होती हैं जिसे हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक और समर सॉलिस्टिक, मतलब ग्रीष्म आयनात या फिर शीत आयनात। ठीक है, तो विंटर या समर सॉलिस्टिक। अब इक्विनॉक्स में क्या होता है, जो आपका सन है, हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके बीचों बीच क्या है, तो एक 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, तो कर्क रेखा है। इसके 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, तो मकर रेखा है। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं, वो विचलन केवल कहां करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच।
कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में विचलन करता है सूर्य जो है। अब ये जो दो डेट हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर जो ये दोनों डेट हैं, इन डेटों पर होता क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों डेटों पर जो सूर्य है वो कहां मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर मिलता है, जिसकी वजह से दोनों गोलार्धों में किरणें जो हैं वो पैरेलल जाती हैं, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी। तो इस समय दिन और रात जो होती हैं वो कितने समय की होती हैं, बराबर समय की होती हैं। तो 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, ठीक। लेकिन जब सूर्य, ये थोड़ा सा गलत बन गया, यहां पर 23 सितंबर होना चाहिए था, ठीक है, और यहां पर 21 मार्च होना चाहिए था। तो जब सूर्य दक्षिण ध्रुव की तरफ हो जाता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में विचलन करना शुरू करता है, तो हमारे इधर क्या पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इधर क्या पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो किरणें हो वो धीरे 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 लंबवत पड़नी खत्म हो जाएंगी। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। यही सेम कंडीशन कहां पर होगी, तो 21 मार्च को होगी। जैसे ही इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलेगा 21 मार्च को सूर्य, तो सूर्य क्या होगा, उत्तर की तरफ मूव करेगा, और उत्तर की तरफ जब मूव करेगा तो यहां पर क्या होंगी, गर्मी पड़ने स्टार्ट हो जाएंगी, सर्दी खत्म बिल्कुल और गर्मी पड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचेगा, जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है तो उस समय तारीख होती है 21 जून, और हमारे यहां गर्मी होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रीष्म आयनात। और ये ग्रीष्म आयनात है, ये कब होता है, तो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है, 21 जून को होता है। लेकिन जब सूर्य कहां रहेगा, मकर रेखा पर, तो वो कब होगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, तो आपका शीत अयनांत होता है, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में किस तारीख को होगा, तो 22 दिसंबर को होगा, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जब यहां सबसे बड़ा दिन होगा तो यहां सबसे छोटा दिन होगा, और जब यहां बड़ा दिन होगा तो यहां छोटा दिन होगा। ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थल मंडल को किससे संबंध रखता है। स्थल मंडल को हम क्या बोलते हैं, तो लिथोस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फेयर। स्थल मंडल को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो इसका संबंध किससे है, पृथ्वी का पटल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल, किससे होगा, तो क्षोभ मंडल या समताप मंडल, या जब हम मध्य मंडल की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों टॉपिक कहां के हैं, तो वायुमंडल के हैं, पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक। लेकिन जब हम पृथ्वी के पटल की बात करते हैं, भूपृष्ठ की बात करते हैं, तो यही क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम भूपर्पटी भी बोलते हैं। और ये भूपर्पटी को ही हम क्या बोलते हैं, किरष्ट बोलते हैं। और किरष्ट का जो भाग है, किरष्ट प्लस किरष्ट के जो नीचे हल्का सा है क्षेत्र, जो मेंटल का ऊपर वाला क्षेत्र होता है, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फेयर बोलते हैं। कैसे, अब भी मैं आपको दिखाता हूं। तो लिथोस्फेयर की जब हम बात करते हैं, तो लिथोस्फेयर में क्या आता है, जो किरष्ट है आपकी, एक तो कंप्लीट वो आएगी, प्लस जो आपका मेंटल की सबसे आउटर मोस्ट सेल है, जो क्या है, सॉलिड है, वो आती है। तो उन तीनों परतों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं कि क्या बनता है, लिथोस्फेयर बनता है, या फिर स्थल मंडल बनता है, स्थल मंडल बनता है। और ये जो स्थल मंडल है, इसका जो संबंध है वो किससे है, तो पृथ्वी के
पटल से है, भूपृष्ठ से है। ठीक, जब हम इसी स्थल की बात करते हैं तो ये पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो किरष्ट है, दूसरा कौन सा है? पहला किरष्ट है, दूसरा मेंटल है, तीसरा कौन सा है? तो आपका कोर है। सबसे आंतरिक हिस्सा कौन सा है? तो कोर है। अब इस कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है इनर कोर, ये एक होती है आउटर। ठीक है, जो मेंटल है उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो किरष्ट है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर किरष्ट और लोअर किरष्ट, ऊपरी पर भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी। लेकिन बात आती है कि जब हम इन दोनों को अलग करते हैं, जो हमारी किरष्ट है ये 2 भागों में बट गई, ठीक है, अपर किरष्ट हो गई और लोअर किरष्ट हो गई, लेकिन इन दोनों के बीच में जहां से अलग हो रही है वहां कुछ ना कुछ तो संबंधिता होगी। तो वो जो असंबंधिता है वो क्या है? तो उसे हम बोलते हैं कॉनार्ड, कॉनार्ड असंबंधिता या कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो कॉनार्ड असंबंधिता किसके बीच में है? अपर किरष्ट और लोअर किरष्ट के बीच में है, अपर किरष्ट और लोअर किरष्ट के बीच में है। तो कॉनार्ड जो असंबंधिता है वो किस किस के बीच में है? अपर किरष्ट और लोअर किरष्ट के मध्य है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि किरष्ट को, कि जो किरष्ट है और मेंटल है, किरष्ट और जो मेंटल है, इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सी असंबंधिता है? तो वो है मोह असंबंधिता। कौन सी है? मोह असंबंधिता। लेकिन जब बात आती है कि अपर किरष्ट और लोअर किरष्ट, तो यहां पर कौन सी असंबंधिता मिलेगी? रेपेटी असंबंधिता। लेकिन जो मेंटल है, मेंटल और कोर के बीच में जो असंबंधिता है तो वो कौन सी है? गुटनबर्ग असंबंधिता है, गुटनबर्ग असंबंधिता है। लेकिन आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो असंबंधिता है वो कौन सी है? तो वो है आपकी लेहमन असंबंधिता। ठीक है, तो आपको इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, चलो अगर हम बात करते हैं आपके वायुमंडल की, तो ये जो वायुमंडल है इसमें परतों की बात आई थी। कौन कौन सी परत थी क्वेश्चन में? तो 3 परत थी। ठीक है, तीन परत थी। अब ये जो 3 परत थी वायुमंडल में, एक थी, वैसे वायुमंडल है क्या? तो वायु का मिश्रण है, वायुओं का मिश्रण या गैसों का मिश्रण जो है वो क्या है? आपका वायुमंडल है, गैसों का मिश्रण। ठीक, तो जो हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर पाया जाता है, तो उसमें कितनी लेयर है? टोटल 4 लेयर पाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है, 5वीं भी मानी जाती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। जो दूसरी लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और जो तीसरी लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? तो मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल। और चौथी जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल। और इसके बाद जो है वो क्या है? पूरा बाह्य मंडल है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र है। जब हम बात करते हैं कि क्षोभ मंडल कहां से कहां तक है, तो 16 किलोमीटर तक है और 8 से 16 किलोमीटर तक। 8 कहां है? तो ध्रुवों पर है। और 16 किलोमीटर कहां है? तो इक्वेटर पर है। जब हम समताप मंडल की बात करते हैं तो ये भी ऐसे बिलोंग करता है और कहां तक जाता है? 50 किलोमीटर तक। जब हम बात करते हैं मध्य मंडल की तो कहां तक जाता है? 80 किलोमीटर तक। और जब हम बात करते हैं आयन मंडल की तो कहां तक जाता है? 600 किलोमीटर तक जाता है। कहां तक जाएगा? 600 किलोमीटर तक जाता है। ठीक, अब ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सारी की सारी होंगी। बारिश पड़ना, ओले वृष्टि, तूफानों का आना,
हवा हेलीकॉप्टर का उड़ना, वो सारी की सारी चीजें कहां होंगी? क्षोभ मंडल में होंगी। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक। समताप मंडल की जब हम बात करते हैं तो समताप से ही मालूम होगा कि यहां टेम्परेचर क्या रहता है, लगभग समान रहता है। लेकिन जब हम क्षोभ मंडल में जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है? तो भैया घटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी सोचो कि ऊंचाई बढ़ी है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे ही हम 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक। तो जैसे हम समताप में जाएंगे टेम्परेचर समान हो जाएगा और यहीं पर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन परत। तो इस समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है? तो ओजोन मंडल भी है, ओजोन मंडल भी है। अब इसके ऊपर जो मध्य मंडल है यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही आयन मंडल में पहुंचते हैं यहां टेम्परेचर में एक साथ बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि होती है, जिसकी वजह से आने वाले जो उल्का पिंड है वो इस आयन मंडल में फ्रिक्शन की वजह से जल उठते हैं और जैसे ही वो एक साथ ठंडे क्षेत्र में आते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं। ओजोन मंडल जो है, ओजोन लेयर की परत पाई जाए, ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाएगी, परत पाई जाएगी जो किस चीज से हमारी सुरक्षा करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के से हमारी सुरक्षा करती है। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा, गोदावरी या कावेरी, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अगर ये ऑप्शन में है और सबसे लंबी गंगा नदी की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, कौन सी नदी होगी? गंगा होगी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। किसी किसी बुक में 2525 भी दे रखी है। ठीक है, लेकिन जो भारत में प्रवाहित होती है 2500 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर भी है। अब ये जो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है तो ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा। तो सबसे लंबी नदी की बात होगी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। लेकिन जब हम गंगा के उद्गम स्थल की बात करते हैं, जब हम गंगा के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहां पड़ता है? तो गोमुख में पड़ता है। और यहां से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम जो है वो क्या होता है? भागीरथी होता है, भागीरथी। लेकिन जैसे ही ये भागीरथी आगे से आने वाली एक नदी में मिल जाती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा है, अलकनंदा। तो उसके बाद ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। यह भी ध्यान रखना है। और जहां ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं उस जगह का नाम क्या है? तो देवप्रयाग है। क्या नाम है? देवप्रयाग नाम है। गंगा कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, 5 राज्यों से। और जो सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है वो कौन से राज्य में होती है? तो यूपी में सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम जो होती है वो कहां होती है? तो झारखंड में सबसे कम प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आके इसमें मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र को पानी लेकर जब ये और दक्षिण की तरफ चलती है तो जाके मिलती है किसमें? जब उसमें मेघना में। और मेघना में जब जाके मिलती है तो उसके बाद ये बराक मेघना के नाम से अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें दूसरी नदी की,
अच्छा, जो गंगा है इस पर एक सबसे प्रसिद्ध बांध परियोजना है जो भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजनाओं में आती है, और वो बांध परियोजना कौन सी है? तो टिहरी बांध परियोजना है, जो कैसी है? एक अर्थ फिलिंग डैम है, ग्रेविटी डैम नहीं है, अर्थ फिलिंग डैम है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी है, जो किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं यमुना नदी की, तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी ये सबसे मुख्य सहायक नदी है किसकी? मुख्य सहायक नदी है किसकी? किसकी है? तो गंगा की है, गंगा की है। ठीक, इसके जब हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल कहां है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये किस पहाड़ी पर पड़ता है? तो बंदरपुच की पहाड़ी पर पड़ता है, बंदरपुच की चोटी पर पड़ता है। प्लस एक और बात ध्यान रखना है कि यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो दोनों कौन से हिमालय का हिस्सा है? तो विरध हिमालय का हिस्सा है। ठीक भैया, अपने साथ ये कई नदियों का पानी ले जाकर कहां मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? तो औलाबाद में मिलती है। औलाबाद में जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या है? तो प्रयाग है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं, जहां पर हर 12 साल में क्या लगता है? कुंभ का मेला एक आयोजित होता है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है तो ये कहां है? तो ये त्र्यंबकेश्वर चोटी पर है। त्र्यंबकेश्वर की जो चोटी है, त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है, और इसका क्षेत्र का नाम क्या है जिले का? तो वो कौन सा नाम है? नासिक है। पश्चिमी घाट से निकलेगी, किधर की तरफ बहेगी? तो पूर्व की तरफ बहती है, और अपना जल कहां गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। प्लस जब बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है तो इसी के पास एक और नदी आकर अपना मुहाना बनाती है, जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध झील है जिसका नाम क्या है? कोलेरू झील है। कहां पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। ठीक, इस गोदावरी नदी की कुछ और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। प्लस बूढ़ी गंगा के नाम से, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। जब हम बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है? तो ब्रह्मगिरी की चोटी, ब्रह्मगिरी की चोटी से इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक से, और ये जाकर कहां अपना जल गिराती है? तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के बाद में अपना जल कहां गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये जो कावेरी नदी है ये कैसी है? तो वर्षवाहिनी है, वर्षवाहिनी। पहले बेहिसाब पूछा जाता था। एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि जब वर्षवाहिनी है तो इसका जल स्रोत क्या है? तो इसके दो जल स्रोत हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून है और एक क्या है? एक उत्तर पूर्वी मानसून है। एक उत्तर पूर्वी मानसून है, मतलब इस कावेरी नदी का जो उपरला क्षेत्र है उस पश्चिमी घाट वाला, वो उसमें पानी कहां से आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से उसमें पानी आ जाता है। जब बात करते हैं कि जो निचला क्षेत्र है तमिलनाडु वाला, तो उसमें कहां से पानी आता है? उत्तर पूर्वी मानसून से आता है। और जिस समय यहां पर वर्षा होती है, वर्षा आने से कुछ समय पहले जो वर्षा होती है उसे हम आम फुहार के नाम से जानते हैं। जो आमों के सीजन में जब यहां पर आम होते हैं, यहां पर जो हल्की हल्की पानी जो बारिश होती है फुहारों के रूप में, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो आम्र फुहार के नाम से जानते हैं। बात करते हैं भूकंप के केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है। और आजकल भूकंप आ भी ज्यादा रहे हैं, एक महीने में लगभग 2 या 3 बार आ गए हैं, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर जो प्लेटें हैं या जो पृथ्वी का जो भाग है, प्लेटों का जो भाग है वो क्या है? अस्थिर है। ठीक, या जहां पर जब प्लेटें टकराई थी, कौन सी? गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट, तो हुआ क्या था कि जो मलबा था तैतीय सागर में वो जमा हो गया था, जिसकी वजह से यहां पर क्या होती रहती है? हलचल पैदा होती रहती है। ठीक है। तो भूकंप के जब हम बात करते हैं कि भूकंप के केंद्र के जस्ट नीचे, पहली बात तो यही कि केंद्र क्या होता है?
जब पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर जब ऊर्जा भरी हुई होती है, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है, जब वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, तो वो ऊर्जा जहां जाकर टकराती है, बिल्कुल आम भाषा में जो ऊर्जा जहां जाकर टकराती है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का केंद्र बोलते हैं, या उसी का दूसरा नाम क्या है? उपकेंद्र है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र भी बोलते हैं, अधिकेंद्र। ठीक हुई। लेकिन इसने क्या बोला है कि भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है, मतलब जहां जाकर टकरा रही है उससे नीचे, मतलब जहां से उत्पन्न हो रहा है, जहां से ये तरंगे क्या हो रही हैं? उत्पन्न हो रही हैं, उसका इसने पूछा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक। लेकिन बात आती है कि भूकंप की जो तरंगे हैं ये किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। कितने प्रकार की तरंगे होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? पी वेव्स होती हैं, या प्राथमिक तरंगे होती हैं, प्राथमिक। दूसरी जो होती है वो एस वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय तरंगे बोलते हैं। और तीसरी जो होती हैं वो एल वेव्स होती हैं, और एल वेव्स को हम क्या बोलते हैं? लव वेव्स बोलते हैं, लव तरंगे बोलते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जब हम बात करते हैं क्रेटर क्या होता है? अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है कि जो केंद्र है उस केंद्र से जहां से उत्पन्न हुई आपकी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी के नीचे जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है, वहां से जो केंद्र का जो एंगल बनेगा जहां पर जाकर ऊपर निकल रही है वो कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि अधिकेंद्र और फोकस के बीच में, अधिकेंद्र और फोकस के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। जो क्रेटर है, जब हम क्रेटर की बात करते हैं तो क्रेटर है क्या? क्रेटर क्या है? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, मान के चलो मान के चलो ये ज्वालामुखी है, मतलब ये पूरी सतह है, ये पूरी सतह है, और यहाँ हुआ क्या कि यहां से हल्का हल्का लावा ऊपर की तरफ निकला और ऊपरी परत को तोड़कर ये क्या हुआ कि जितना भी अंदर का गर्म पदार्थ है वो बाहर की तरफ निकल गया, और ये किसके रूप में बन गए? मतलब लावा बाहर निकला और इसने किसका रूप बना लिया? एक शंकु का रूप बना लिया। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ऐसे गोल गोल दिखेगा अंदर की तरफ को रास्ता। तो ये ऊपर गोल इसका मुंह है, मतलब जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। तो भारत में क्रेटर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? क्रेटर झील के नाम से जिस झील को जाना जाता है उसका नाम क्या है? तो लोनार झील है, जो कहां है? तो आपके महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? चलो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? चक्रवातीय है, बर्फीली है, वाताग्रह और संवहनीय है। तो तीनों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब सबसे पहले हम बात करें वाताग्रह की, वाताग्रह वर्षा जो है वो होती कैसे है? तो वाताग्रह वर्षा हमेशा वहां मिलेगी, वहां होगी जहां वायु में तापांतर ज्यादा होगा, तापांतर ज्यादा होगा, तो वहां क्या होगी? वाताग्रह वर्षा होगी। मतलब एक वायु ज्यादा ठंडी है और एक ज्यादा गर्म है, तो ताप दो वायुओं में ज्यादा अंतर है, दोनों वायु जो है उनमें ज्यादा अंतर है, तो वहां जो वर्षा होगी उनकी वजह से जो वर्षा होगी वो कौन सी होगी? वाताग्रह वर्षा होगी। कितने प्रकार की हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं।
शीत वाली और गर्म मतलब ग्रीष्म वाली। ठीक है, दो प्रकार की होती है, शीत वाताग्रह और गर्म वाताग्रह, ग्रीष्म वाताग्रह। अब बात आती है कि ये जो वाताग्रह है, जहां पर ये वाताग्रह उत्पन्न होगा, इन्हीं वाताग्रह हवाओं की वजह से किस चीज की उत्पत्ति होती है? चक्रवाती की उत्पत्ति होती है। निम्न दाब पर ये वाताग्रह उत्पन्न होती हैं और इनकी उत्पत्ति की वजह से ही किसकी उत्पत्ति होती है? तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है भैया कि हाँ चलो ठीक है, चक्रवात की उत्पत्ति होगी। लेकिन बात आती है कि ये चक्रवात काम कैसे करता है, मतलब कहां पर ये वर्षा करता है। तो जब हम चक्रवात की वर्षा की बात करते हैं तो चक्रवातीय जो वर्षा है, जब हम चक्रवातीय वर्षा की बात करते हैं, चक्रवातीय वर्षा की जब हम बात करते हैं तो ये चक्रवातीय जो वर्षा है ये हमेशा कहां होती है? तो तटों पर होती है। ये चक्रवातीय वर्षा कहां से अपना जल ग्रहण करती है? मतलब ये एक हवा का, अगर आम भाषा में बात करें तो बिल्कुल हवा का गुब्बार होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे कभी कभी गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि कभी कभी हवा एक साथ बहुत तेज आती है और ऐसे गोल गोल घूमती हुई चली जाती है नीचे से, जमीन पर से। तो गांव में क्या कहते हैं कि भैया उसमें मत जा वरना तो उड़ा के साथ में ले जाएगी। लेकिन वो जो हवा है वहां पर क्या है? कम है। जब इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए और उसका जो पावर है, जो उसकी स्पीड है वो ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करती हैं कि वो समुद्र से अपनी जमीन उठाती हैं और किधर की तरफ चलती हैं? तो तटों की तरफ चलती हैं। जब तटों की तरफ चलती हैं तो तटों पर जाकर टकरा कर क्या करती है? ये वर्षा करती है और इनसे क्या होता है? सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। तो चक्रवातीय वर्षा समझ में आ गई कहां होगी? चक्रवातों के कारण होगी। सबसे ज्यादा कहां होगी? तो तटों पर होगी। भारत में सबसे ज्यादा चक्रवातीय वर्षा कौन से तट पर होती है भैया? तो पूर्वी तट पर होती है। कौन से तट पर होती है? पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जब हम बात करते हैं बर्फीली वर्षा की, तो बर्फीली वर्षा का क्या मतलब है कि बर्फ का पड़ना, मतलब वर्षा किसके रूप में हो रही है? बर्फ के रूप में हो रही है, तो वो क्या होगी? बर्फीली वर्षा होगी। बात आती है स्पेशली संवहनीय वर्षा की। संवहनीय वर्षा कहां होती है और कैसे होती है? तो इसका जो आंसर वैसे भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण जो होने वाली वर्षा है उसको क्या बोलते हैं हम? संवहनीय वर्षा बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो समुद्र है, समुद्र, और समुद्र भी कहां? जहां पर ज्यादा ताप है, और वो कौन सा क्षेत्र है? तो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास, मतलब डोलड्रम के क्षेत्र के आसपास ज्यादा टेम्परेचर की वजह से समुद्र से क्या ज्यादा हो जाता है? वाष्पन ज्यादा हो जाता है, मतलब भाप बनकर ज्यादा उड़ जाता है पानी वाष्प के रूप में। और वही हवाएं जब सोख लेती हैं तो वो क्या करती हैं कि दोपहर बाद, मतलब शाम के दोपहर के बाद वो वर्षा करने लगती हैं। और एक और बात ध्यान रखना है कि भूमध्य क्षेत्र जो है, भूमध्यवर्ती क्षेत्र जो है, इनमें हमेशा और रेगुलर लगभग 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वर्षा होती है, रेगुलर। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो 11.1, 22.2, 23.3 या 44.3, 4। तो कितने होने चाहिए? 1/3 होने चाहिए। मतलब लगभग 33.3% भारत में पारिस्थितिक संतुलन के लिए इतने वन होने जरूरी हैं, 1/3। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इतने होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो लगभग 24.6% वर्तमान में पूरे भारत में वन पाए जाते हैं। इनमें दोनों चीज मिलाई जाती हैं, वनावरण भी और वृक्षावरण भी। वनावरण प्लस वृक्षावरण भी, दोनों चीज मिलाई जाती है। वनावरण भी मिलाया जाता है और वृक्षावरण भी मिलाया जाता है, तब जाकर 24.6 है। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कितने हो जाए, क्योंकि पहले से कुछ वृद्धि हुई है। जब पहले से कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक
सर्वाधिक वन जो है वो किस राज्य में है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो कहां है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। चौथे पर उड़ीसा है। ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो वन है प्रतिशत के हिसाब से वो कहां है? तो मिजोरम में है। मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से। और सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तीसरे पर कौन सा है? तो मेघालय है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूनतम की, कि सबसे ज्यादा न्यूनतम, चाहे वो प्रतिशत में हो चाहे वो क्षेत्र में हो, तो वो किस राज्य में है? तो आपके हरियाणा में है। कहां है? आपके हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, यह भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो कौन सा है? चिली है। अगर मैं चिली की स्पेशली बात करूं तो जो दुनिया की बस 10 बड़ी खदानें हैं, 10 बड़ी खदानें जो हैं दुनिया की, किससे की? तो तांबे की। दुनिया में 10 सबसे बड़ी खदानें जो हैं तांबे की, उनमें से 6 कहां हैं? तो आपके चिली में है। कहां है? चिली में है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी खदानों में से अकेले 6 बड़ी खदानें कहां हैं? तो चिली में है। और सबसे बड़ी जब हम खदान की बात करते हैं, सबसे बड़ी खान की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी जो है तो वो कहां है? वो भी चिली में है। और उसका नाम क्या है? तो इस्कॉन डिड्डा है। इस्कॉन डिड्डा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खान है, खदान है। किसकी? तो तांबे की है। कहां पड़ेगी स्पेशली? तो चिली में पड़ती है। यह ध्यान रखना है। ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैक्सिको किस चीज में उत्पादक में मुख्य देश है, प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, तो किस चीज में है? चांदी में है। किस चीज में है? चांदी में है। तो कौन है वो? मैक्सिको है। मैक्सिको चांदी के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। बिल्कुल ठीक है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत अभ्रक में, अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है भारत, ये भी बात ध्यान रखनी है। लेकिन जब ये अभ्रक की बात होती है तो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन होता है? तो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। आपको ये भी ध्यान रखनी है। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? बॉक्साइट का। जो बॉक्साइट है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्लस ये जो बॉक्साइट है ये होता क्या है? तो ये होता है अयस्क। किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का। प्लस साथ साथ में किसका होता है? तो गैलियम का भी अयस्क होता है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करता है? बॉक्साइट का। दोनों ये बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का और गैलियम का। जबकि भारत सबसे ज्यादा उत्पादन किसका करता है? तो अभ्रक का करता है। अभ्रक में भी कौन से राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। चिली तांबे का, मुख्य मैक्सिको किसका है? तो चांदी का है। ठीक है भैया। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो उष्ण महासागरीय धारा की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। ये गल्फ धारा जो है, जब हम बात करते हैं कि ये जो धारा है, धारा 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी वाली? जल धाराएं जो होती हैं। जल धारा 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं गर्म और एक होती हैं ठंडी। ठीक। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि गर्म जलधारा कौन सी होंगी और ठंडी कौन सी होंगी। अगर हम मैप पे भी देखने लगे तो जो गर्म जलधारा है या जो ठंडी जलधारा है वो कौन सी होंगी। तो जो हम गर्म जलधारा की बात करते हैं तो ये न्यूनतम अक्षांशों से अधिकतम की तरफ चलती हैं। अधिकतम की तरफ। ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं ठंडी की तो ये किधर की तरफ चलती हैं? अधिकतम से न्यूनतम की तरफ चलती हैं। न्यूनतम की तरफ। मतलब
ये अगर 90 डिग्री अक्षांश है तो ये 90 से 80 की तरफ या 70 की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें इनकी तो ये 1 अगर डिग्री अक्षांश है तो 1 से 10 या फिर 90 या 80 ऐसे जाएंगी। तो ध्यान रखना है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो जल धाराएं भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएं वो कौन सी है? गर्म है। या इस भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की तरफ को जाए तो भी वो क्या है? गर्म जल धारा है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को जाने वाली और दक्षिण पोल को या साउथ पोल को जाने वाली जितने भी करंट हैं, मतलब जितनी जल धाराएं हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी? गर्म होंगी। जबकि एक क्यूराइल जो जलधारा है ये क्या है? ठंडी है। कनारी क्या है? ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। लेकिन जब हम अन्य जलधाराओं की बात करते हैं, जो कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं, अगर हम कुछ मुख्य जलधाराओं की बात करें, जो मुख्य जलधारा है, अगर हम बात करें किसकी? गर्म की। तो गर्म जलधाराओं की हम बात करते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? अगुलहास है, अगुलहास जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा है, मैडागास्कर जलधारा है, फ्लोरिडा भी क्या है? गर्म जलधारा है। तो मुख्य जो जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 4 हैं। अगुलहास है, मोजाम्बिक है, मैडागास्कर है और फ्लोरिडा है। अगर इसके अलावा बात करते हैं, नॉर्वे भी पड़ेगी, नॉर्वे, और एक क्या पड़ेगा? तो ब्राजील भी होगी, ब्राजील। ये क्या है? ये मुख्य गर्म जलधाराएं हैं, मुख्य गर्म जलधाराएं। जब हम बात करते हैं कुछ ठंडी जलधाराएं हैं, बिल्कुल है। जब हम ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं तो ठंडी में कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी पेरू जलधारा। जो सबसे पहले नंबर पर है वो कौन सी है? पेरू जलधारा है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो फॉकलैंड जलधारा है, फॉकलैंड जलधारा। और जब हम तीसरे की बात करते हैं तो कौन सी है? बेंगुला है, बेंगुला जलधारा है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। 3 के अलावा 3 और कौन से हैं? क्यूराइल है, कनारी है, लैब्राडोर। और सबसे ज्यादा यदि कोई सी पूछी जाती है तो पेरू, फॉकलैंड और लैब्राडोर ठंडियों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा। ठीक भाई। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की तो वो क्या है कि सर क्रीक कहां स्थित है? सर क्रीक का जो क्षेत्र है वो कहां स्थित है? गुजरात के साथ लगी सीमा, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, भारत म्यांमार सीमा पर, या उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर। तो जब हम सर क्रीक की बात करते हैं तो ये कहां है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। और ये जो सर क्रीक का क्षेत्र है ये विवादित जगह है। किसके बीच में? तो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है? ये विवादित जगह है। पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक कहां है? हमारे क्षेत्र में है। भारत कहता है कि कहां है? हमारे क्षेत्र में है। ठीक, लेकिन दोनों एक दूसरे क्लेम करते हैं इस पर, दोनों के दोनों देश, पाकिस्तान भी करता है और इंडिया भी करता है। जबकि पाकिस्तान को मालूम है कि उसे तो मिलने वाली है नहीं, उसके बाप की भी औकात नहीं है जो इस जगह को ले ले, सर क्रीक को। लेकिन जब हम बात करते हैं लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, तो जब हम इस सीमा की ही बात करें तो जो जम्मू कश्मीर से जो सीमा लगती है पाकिस्तान की, उसमें एक क्षेत्र वो भी है जहां पर 1947 के बाद, जहां पर जब आपकी पहले भारत, अगर हम स्पेशली अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है। कब खींची गई? तो 1947 में खींची गई थी। किसके द्वारा खींची गई? हेनरी रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी।
लेकिन इसके बाद एक और रेखा बना दी गई LAC, जो कहां है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये जो LAC है इसका नाम ही क्या है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहां पड़ेगी, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन राज्य कौन सा इंटरफेयर होता है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख वाली भी जो है वो कौन सी है, LOC है। जो POK वाला क्षेत्र है, जो POK वाला क्षेत्र है वो किसने ले लिया था, हथियार रखा है अभी तक, तो पाकिस्तान ने हथियार रखा है। ठीक है। भारत म्यांमार सीमा पर है तो नहीं है, भारत म्यांमार सीमा का कुछ नाम है तो नहीं नाम है कुछ भी। ठीक है। उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर नहीं है। तो उत्तर पूर्व में जो भारत चीन सीमा है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। मैक-मोहन के नाम से जानते हैं, मैक-मोहन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। और मैक-मोहन के नाम से जब हम जानते हैं तो ये किस राज्य के बीच में है स्पेशली, तो अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन, चाइना से एक और लाइन रेखा बनती है, बाउंड्री बनती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के भी बीच में बनती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बनती है वो कौन कौन सी बनती है, बांग्लादेश के बीच में वो कौन कौन सी बनती है, तो 0 डिग्री बनती है, 0 डिग्री, जीरो लाइन बनती है, प्लस 3 बीघा कॉरिडोर भी बनता है, जो लास्ट शायद क्लास में बताया था, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बनती है, तो डूरंड रेखा बनती है। कितनी लंबी है, 106 किलोमीटर लंबी है। और सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे कम किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है भैया, आज की क्लास का हम समापन यहीं करते हैं और जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में आपकी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।